वालेकुम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। आज हम लोग सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने देखा एंगुलर पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, एंड फाइनली एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बाद में हमने डायनेमिक्स से स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स में ही हमने एक कंक्लूजन किया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है तो उसको सर्कुलर ट्रैक मेंटेन करने के लिए एक नेसेसरी एक्सेलरेशन चाहिए, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक नेसेसरी एक्सेलरेशन है। इसी बात को हमने डायनेमिक्स में कहा कि कॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला कोई कॉज फोर्स भी चाहिए, जिसको हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कि कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसमें नेसेसरली एक फोर्स जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर हो इन एनी अमाउंट, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड है कि नहीं, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एनी अमाउंट का फोर्स हो सकता है अलग अलग सर्टेन कंडीशंस में, सिचुएशंस में, टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमें चाहिए ताकि वो सर्कुलर ट्रैक मेंटेन कर पाए, जिसको हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे हमने कहा कि चलिए अब सर्कुलर मोशन में जो भी चीजें हमने सीखा इसको अप्लाई करते हैं, डेली लाइफ के कुछ उदाहरण लेते हैं जो हमारा सिलेबस भी है। पहला उदाहरण हमने लिया था सर्कुलर टर्न्स ऑफ रोड, और हमने कहा था कि किसी भी प्रकार का टर्निंग हो ऑटोमोबाइल्स का, जनरल लाइफ में आप देखेंगे रोड भले ही किसी साइड के मतलब कितना ही डिग्री पे बेंड करे, रोड या तो 90 डिग्री पे बेंड हो सकता है, 60 डिग्री पे भी, 120 डिग्री पे भी, या सर्कुलर ट्रैक या इलिप्टिकल ट्रैक बेंडिंग हो सकता है, लेकिन हम जो अपनी सेफ्टी के लिए टर्निंग लेते हैं वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सर्कुलर होता है, और वही टर्निंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। और चूंकि ये टर्न सर्कुलर होता है तो हमें सर्कुलर ट्रैक मेंटेन करने के लिए वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो डेफिनेटली हम सर्कुलर टर्न लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, और इसलिए हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने लग गए थे कि कैसे यह नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन टर्निंग ऑफ रोड्स प्रोवाइड किया जाता था। तो हमने कहा था 3 मोड में इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। एक तो फ्रिक्शन द्वारा, कोई रोड है, रोड एंटायर में सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है एंड उसका एक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से प्रोवाइड किया जा सकता है। दूसरा हमने कहा रोड का बैंकिंग से, है कि नहीं। तो पहले केस में हमने देखा था बच्चों कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल रोड है और फ्रिक्शन द्वारा अगर हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ रहा था, वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू म्यू आर जी, जहां म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था एंड आर रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न था एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। यानी हमने कहा था जो मैक्सिमम वैल्यू टू टेक सेफ टर्न विदाउट स्लाइडिंग, ये वैल्यू था बच्चों अंडर रूट म्यू आर जी। इसको हमने कैलकुलेट किया था। एक टिपिकल एग्जांपल में हमने देखा था कि इसका जो वैल्यू है एक लिमिट है बच्चों, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड का एक लिमिट है कि 50, 60, 70, 80 इससे ज़्यादा स्पीड से आप टर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने उदाहरण लिया था कि खास करके रेसिंग ट्रैक्स है या बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज है, इन पे 100, 200 या रेसिंग ट्रैक्स पे 500 तक की स्पीड में हमें गाड़ियाँ टर्न करनी रहती है। तो ये कैसे हम लोग जाएंगे, इसके लिए हमने आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स कहा था और कहा था कि अगर रोड के आउटर एज को थोड़ा इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हाइट कर दिया जाए, इसको बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। एंड टर्निंग पर अगर ऐसा बैंकिंग कर दिया जाए तो इसका नतीजा ये हो जाता था, एक स्पीड हमने निकाला था बच्चों कल की क्लास में, RG tan थीटा, जहां थीटा क्या था बच्चों, एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी जितने पे वो रोड बैंक है, यानी कि जितना इंक्लाइन है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और इससे हमने कहा था, जरा देखिए बच्चों, इसका कोई मिनिमम लिमिट तो है नहीं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट अगर आप बात करें तो 0 होगा। 0 मतलब कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है कि। एंड मैक्सिमम लिमिट कहा डिफरेंट एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए, अगर tan 0 का वैल्यू 0 होता है एंड tan 90 का वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी होता है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग 0 से 90 अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ये स्पीड का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। यानी जो ये लिमिट है टर्निंग पॉइंट पे, स्पीड का जो लिमिट है इनफाइनाइटली हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय द बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब जब हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ा बच्चों तो यहाँ पे फ्रिक्शन को साइलेंट रखा, हमने फ्रिक्शन का अध्ययन नहीं किया, वह इसलिए बच्चों क्योंकि हमें ये बैंकिंग वाला टेक्निक सीखा था और हमने पिछले लेक्चर में सीखा, पिछले के लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में सीखा। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा रोड है जहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो है ही, फ्रिक्शन है उसका लिमिटेशन है, लेकिन हम स्पीड भी बढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं। और इसलिए फ्रिक्शन एंड बैंकिंग
आमतौर पे जितने भी टर्निंग्स होते हैं हाईवेज पे या स्टेट हाईवेज पे या बड़े बड़े रोड्स पे या रेस ट्रैक्स पे, इसमें फ्रिक्शन तो होता ही है, फ्रिक्शन के बिना तो चलना ही संभव नहीं है, मैकेनिज्म उसका वैसे ही होता है। एंड बैंकिंग भी होती है ताकि हम टर्निंग पॉइंट पे सेफ टर्न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट स्पीड का बढ़ा सकें, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर बढ़ा सकें, इसलिए हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स भी वहाँ पे करते हैं। अब चलिए उसी बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जो तीसरा पॉइंट था हमें कि ये जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या तो फ्रिक्शन से प्रोवाइड किया जा सकता है या बैंकिंग से प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन अब जो एक्चुअल प्रैक्टिकल केस है यही है बच्चों कि बोथ रहते हैं, फ्रिक्शन भी रहता है और बैंकिंग ऑफ रोड्स भी रहता है, दोनों को मिला के हम लोग एक प्रैक्टिकल और एक सिग्निफिकेंट टर्निंग लिमिट बना सकते हैं वहाँ पे। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैंने कल कहा था बच्चों कि इसका मैक्सिमम स्पीड म्यू आर जी है, यानी कोई हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड है और उसका मैक्सिमम लिमिट म्यू आर जी है। अगर म्यू आर जी से अंडर म्यू आर जी से ज्यादा स्पीड से जाएगा तो गाड़ी स्किड कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा बच्चों, है कि नहीं। यहां पे हमने कहा था कि ठीक है इसका मैक्सिमम वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है, अगर आपने कैलकुलेट किया इस उदाहरण में, तो 50 किलोमीटर से ज्यादा 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा से स्पीड से नहीं टर्न कर सकता है ना, लेकिन कम पे कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चों, है कि नहीं, यानी कि 45 पे 40 पे 35 पे 30 पे वो मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा था, यहाँ पे जैसे लेस देन इक्वल टू एक जो हमने इनइक्वालिटी लगाया था, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं था, v इज इक्वल टू यानी कि ओनली वन सेफ स्पीड है rg tan थीटा। अगर मान लीजिए rg tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर सर्टेन एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कोई रेडियस है टर्निंग का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर लेते हैं हम लोग और मान लीजिए कि वो स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, तो आप याद रखिए अगर 100 किलोमीटर पर आवर के ज्यादा की स्पीड से गए तभी भी गाड़ी स्किड करेगा, गाड़ी स्लाइड करेगा, और 100 किलोमीटर पर आवर के कम स्पीड से गए तभी भी गाड़ी स्लाइड करेगा। ये बहुत बड़ा मतलब वंडर है बच्चों, ये एग्जैक्टली उसी स्पीड से हमें मूव करना है। ये कैसे संभव है सर, जब हम कितना भी एक्सपर्ट और गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो भी स्किड कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भी अपवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। ये समस्या है। अब ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि ये समस्या तब जनरेट हुआ है जब हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है। वास्तविकता तो ये है कि फ्रिक्शन है ही। तो आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये तो फ्रिक्शन हमें कंट्रोल देगा। फ्रिक्शन ये नहीं कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट है 50 तो 50 ही पे चलाओ, वो कह रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से अगर आगे आपने चलाया तो दिक्कत है, वहां पे गाड़ी स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं, वो एक्चुअल में स्लाइड करेगा बच्चों, है कि नहीं। यहां पे ये बात कह रहा है कंट्रोलेबिलिटी दे रहा है फ्रिक्शन, एंड ये कह रहा है इसका जो डिमेरिट है यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड का एक लिमिट है मैक्सिमम वैल्यू का, वो ये कह रहा है कि नहीं हम तो इनफाइनाइट तक लिमिट बढ़ा सकते हैं, तो ये लिमिट बढ़ा सकता है और ये फ्रिक्शन कंट्रोलेबिलिटी दे सकता है। जब इन दोनों को ही कंबाइन कर देंगे हम लोग तो आगे देखेंगे कि लिमिट का भी समस्या खत्म हो जाएगा और ये जो कंट्रोलेबिलिटी का है कि नहीं इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं, उसकी भी समस्या हम लोग थोड़ी सी दूर करेंगे और एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट भी हम लोग तय करेंगे। चलिए बच्चों, अब चलिए हम लोग आते हैं बच्चों, दोनों को जब इन्वॉल्व करेंगे तो साफ साफ है ये बैंक रोड है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, दैट इज इंक्लाइनेशन है, और अब ये जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ नहीं है बच्चों, ये फ्रिक्शन इस पे है, यानी कि ये रफ सरफेस है। एंड रफ सरफेस पे आप जानते हैं रफ कहने का मतलब है इसमें फ्रिक्शन का वैल्यू हो नहीं होगा 0। अब जरा एक बात बताइए बच्चों, फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं होगा 0 तब इसमें दो बातें हैं बच्चों, दो बातें। पहले केस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इनवर्ड था, क्योंकि जब भी हम गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड है गाड़ी चला रहे हैं बच्चों तो हमारी टेंडेंसी होती है, हमारे व्हील की जो टेंडेंसी होती है कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं हो पाता है ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमने देखा। लेकिन जरा देखिए ये एक बैंक रोड है बच्चों, ये बैंक रोड है। अब जरा देखिए बच्चों, अगर कोई गाड़ी इस पे मान लीजिए कि ये सरफेस स्मूथ है, रफ नहीं है, और अगर कोई गाड़ी v इज इक्वल टू rg tan थीटा से मूव कर रहा है, एग्जैक्टली इसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो साफ है अगर एग्जैक्टली इसी स्पीड से मूव कर रहा है तो गाड़ी
सेफ टर्न ले रहा है, ना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, ना ही उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग की टेंडेंसी है। और आपको याद होगा हमने डायनामिक्स में, पार्टिकल डायनामिक्स में पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने चर्चा किया था, फ्रिक्शन के बारे में चर्चा किया था। हमने कहा था कि फ्रिक्शन, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ ही है, तो भी एक कंडीशन था, अगर पार्टिकल में नाइदर स्लाइडिंग टेंडेंसी, यानी कि पार्टिकल में ना ही मोशन की टेंडेंसी हो और ना ही मोशन में हो रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इस केस में भी उसमें फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा। फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब उसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन आएगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस आएगा, तभी वहां पे फ्रिक्शन आएगा। उस टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन था, और या तो उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में ही, रिलेटिव मोशन में ही करे हो जाए, तब भी फ्रिक्शन आ सकता है। तो जरा देखिए बच्चों, अगर v इक्वल टू आर जी टेन थीटा में है तो गाड़ी एकदम सेफली टर्न ले रहा है इस स्पीड से, ना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग की टेंडेंसी है। यानी कि भले ही सरफेस रफ हो, लेकिन भले ही सरफेस रफ है, लेकिन फिर भी अगर स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है तो यहां पे भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, और आप कह सकते हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो नो फ्रिक्शन। एंड आप कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों जीरो, यहां पे फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रेसर्स के लिए ये स्पीड अचीव करना और उसको मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी चैलेंज भी होता है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी भी इंपॉर्टेंस है बच्चों। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे, सर व्हाट इफ अगर v डज नॉट इक्वल टू आर जी टेन थीटा, यानी कि अंडर रूट आर जी टेन थीटा से v का वैल्यू ज्यादा हो या कम हो। तो मैंने पहले भी कहा, अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो जो हमारा व्हीकल है अपवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने की टेंडेंसी आ जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर v इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू ऑन द बैंक रोड विद फ्रिक्शन, तो एक बात तो साफ साफ है कि इस गाड़ी की टेंडेंसी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की, और जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग टेंडेंसी आया, ये तो सरफेस रफ है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इस स्लाइडिंग टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को काउंटर बैलेंस करेगा। तो साफ है कि v इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो it has tendency to slide upward, and hence the static frictional force will be acting towards inward. So this is the direction of static frictional force. So we can say that direction of static friction is inward. फिर से यहाँ पे बात बच्चों, अगर v इस स्पीड से कम है तो क्या होगा, डेफिनेटली v अगर इस स्पीड से कम है तो उसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ स्लाइडिंग की, और जैसे ही उसमें नीचे की तरफ स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी, इसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काउंटर बैलेंस करेगा विद द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन बच्चों। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज आउटवर्ड। तो इस बात को आपको याद रहना बच्चों, यहाँ पे 3 केसेस हमें पढ़ने हैं, क्योंकि कैसे है कि कंडीशन अगर ये है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जब तक हम फोर्स की डायरेक्शन ही नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक सारे फोर्सेस कैसे दिखाएंगे, उसको रिजोल्यूशन कैसे करेंगे। साफ बात है बच्चों, फोर्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन तो अलग सिचुएशन होगा, इस डायरेक्शन में है तो सिचुएशन अलग होगा, है कि नहीं। तो अलग अलग सिचुएशन समय यहाँ पे पढ़ना है, ये तीनों केसेस पढ़ना है। ये तीनों केसेस क्या, 2 केसेस पढ़ना है बच्चों। एक केसेस तो सिंपल सा हो गया, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो उसका स्पीड, एक ही पॉसिबल स्पीड है v इक्वल टू आर जी tan थीटा। और दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, अगर इस स्पीड को, अगर वो सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड को मेंटेन कर लेता है तो फ्रिक्शन वहां पे 0 हो जाएगा बच्चों। तो 2 केसेस पढ़ना है बच्चों, द फ्रिक्शन इनवर्ड रहेगा एंड फ्रिक्शन आउटवर्ड रहेगा। कौन से कंडीशन में, v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी tan थीटा एंड फ्रिक्शन इनवर्ड होगा, v इज लेस देन अंडर रूट आर जी tan थीटा एंड फ्रिक्शन आउटवर्ड होगा। इन 2 केसेस को हमें पढ़ना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों, मैं इसी पिक्चर को स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, इसमें हमें काम करना है। पहले केस पे चल रहे हैं बच्चों हम लोग, v इज ग्रेटर देन rg tan थीटा। रफ सरफेस है बच्चों, फ्रिक्शन नॉट इज इक्वल टू 0 एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। यहाँ हम क्या करना चाहते हैं सर? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड से स्पीड का लिमिट निकाल रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, मिनिमम स्पीड क्या हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये टर्निंग ऑफ रोड्स पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड लिमिट है बच्चों। कई बार हम 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और एक टर्न आ जाता है और वहाँ पे हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, या हम अनबैलेंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अगर हमें उस टर्निंग पे नॉलेज नहीं रहेगा कि मैक्सिमम किस स्पीड पे जाना है, मिनिमम किस स्पीड पे जाना है, ताकि हमारा गाड़ी स्लाइड ना करे और वहाँ पे स्पीड लिमिट ना नॉमिनेटेड नहीं हो, है कि नहीं, यानी कि नहीं लिखा हो बच्चों। तो इस बात को आपको समझना है, यही काम हम लोग कर रहे हैं। फिर से वही बात, डायनामिक्स है तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। तो फ्रिक्शन को तो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया है, बाकी सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। वर्टिकल डायरेक्शंस में फोर्सेस की बैलेंसिंग करा रहे हैं एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल, towards the center of the circle will provide necessary centripetal force। और इसी necessary centripetal force को हम mv² से इक्वेट करा रहे हैं और वहाँ v और उस इक्वेशंस में v की लिमिट तय कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चलिए उसी काम को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। तो फिर से पहला केस हमने लिया है, v is greater than rg tan theta, and if v is greater than √rg tan theta, it has tendency to slide upward and फ्रिक्शन फोर्स विल काउंटरबैलेंसिंग बाय एक्टिंग टुवर्ड्स इनवर्ड। तो फ्रिक्शन फोर्स का ऑलरेडी हम लोगों ने डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दिया बच्चों। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं बच्चों, जरा देखिए। एक बात साफ है कि इसके पास मास है m, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा बच्चों mg। एंड साफ है कि कांटेक्ट सरफेस है तो कांटेक्ट फोर्स होगा। अब जानते हैं कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रिक्शन एक नॉर्मल। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लगता है एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, और इसलिए आप कह सकते हैं दिस इज द नॉर्मल फोर्स। तो ये आपके तीन फोर्सेस है, बाकी कोई फोर्सेस यहाँ पे है नहीं बच्चों। अब इन तीन फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना है इन टू डायरेक्शंस। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। इसको रिजॉल्व करना है बच्चों। चलिए हम लोग रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दो डायरेक्शन लेते हैं। एक बात तो साफ है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, so this is your normal force, ये वर्टिकल डायरेक्शन है एंड एक डायरेक्शन हम लोग हॉरिजॉन्टल ले लेंगे बच्चों। ठीक, अब जरा एंगल की बात हम लोग कर लेंगे बच्चों। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये वर्टिकल है एंड ये परपेंडिकुलर लाइन है। मान लीजिए कि नॉर्मल का डायरेक्शन है, so ये एंगल एक्चुअली थीटा हो जाएगा बच्चों। तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये 90 है इसलिए ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों थीटा हो जाएगा। और वैसे ही हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन एंड वर्टिकल लाइन। सो ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो जरा बताइए, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस नॉर्मल को थोड़ा जरा सा एक्सपेंड कर दीजिए बच्चों। तो नॉर्मल के एक कंपोनेंट तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों n sin थीटा। चलिए नॉर्मल को तो रिजॉल्व कर दिया हमने। फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल कितना होगा जरा देखिए बच्चों। ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो जो ऐसे कंडीशन से ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ये एंगल है वही ये एंगल है, सेम एंगल ये होगा जो कि ये होगा। सो दिस विल बी योर थीटा। ना वैसे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है एंड ये जो है आप अल्टरनेट एंगल से समझिए, जरा देखिए ना, ये है आप ये लाइन और ये सरफेस तो पैरेलल ही है, तो सेम एंगल ये थीटा है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल।
तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो क्या होगा बच्चों, सो एफ एस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कौन सा डायरेक्शन में दिया बच्चों, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों एफ एस साइन थीटा। तो नॉर्मल को हमने रिजॉल्व कर लिया, नॉर्मल फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया, दो डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेट फोर्स तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इक्वेशन लिखना स्टार्ट करना है, अब आपको इक्वेशन लिखना स्टार्ट करना है। तो दो डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। सो वर्टिकल। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये गाड़ी कोई ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी जीरो। इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स का वैल्यू कितना है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों, सो n cos थीटा। डाउनवर्ड फोर्स में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बच्चों, दो फोर्स है बच्चों, कौन कौन सा बच्चों, सो mg है n प्लस एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें हम लोग, जरा देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दोनों ही टुवर्ड्स द सेंटर है, एक एफ एस कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। अब जरा देखिए, इन्हीं का जो नेट फोर्स है ऑलरेडी टुवर्ड्स द सेंटर है, और यही फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एस कॉस थीटा एंड प्लस एन साइन theta will provide necessary centripetal force। आप जानते हैं इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन इसको हम चलिए ये एक इक्वेशन मिल गया हमें, एक इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। मुद्दा ये इक्वेशन निकाला नहीं बच्चों, मुद्दा ये निकाला है स्पीड का लिमिट निकाला है बच्चों यहाँ पे, है कि क्या मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकते हैं विदाउट द एक्सीडेंट, विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्किडिंग, सेफ टर्न कैसे ले सकते हैं, किस स्पीड से ले सकते हैं बच्चों। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक एडजस्टेबल फोर्स है और इसकी वैल्यू एडजस्ट होती है अप टू मैक्सिमम लिमिट। मानते हैं कि हम अपना स्पीड इंक्रीज करते हैं, मानते हैं कि हम अपना स्पीड इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो साफ साफ है जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगा ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं, अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। अगर इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हमने कर लिया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों, म्यू टाइम्स एन, जहां म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड एन नॉर्मल फोर्स है कि नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है यह स्पीड भी पहुंच जाएगा अपने मैक्सिमम लिमिट पे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एडिशन है, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग तो फिक्स है बच्चों, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल भी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है कि नहीं। और जैसे जैसे फ्रिक्शन हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम लिमिट गेन करेगा इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। इससे ज़्यादा अगर हमने स्पीड बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन में चल जाएगा और गाड़ी स्किड कर जाएगा। यहाँ से हम लोग मैक्सिमम लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात को समझना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सो म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन, थोड़ा सा एक काम करते हैं बच्चों, तो एन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, सो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर होल डिवाइड बाई। यहाँ तक हम लोगों ने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया बच्चों, मैं इसको मिटाऊंगा बिकॉज मुझे और सिंपलीफाई करना है।
जरा देखिए बच्चों, अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 डैश मान ले रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि सर एंगल ऑफ बैंकिंग तो दिया रहेगा, मास भी दिया रहेगा सर, नहीं भी दिया रहेगा उसको भी देखेंगे, वी मैक्स तो निकालना ही नहीं, और जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस तो हमें पता होना ही चाहिए। ये एन कहाँ से निकालेंगे बच्चों, तो पहला इक्वेशन से हम लोग एन निकाल सकते हैं। सो नाउ यहाँ से हम लोग फ्रॉम 1 लेते हैं बच्चों, फ्रॉम 1 एन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया बच्चों एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एंड जरा देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने मैक्सिमम लिमिट लिया है, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं म्यू टाइम्स एन, और हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। यहाँ से हमें एन निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इस एन वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से और इसमें से एन कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। यहां से हम लोग एन निकाल सकते हैं बच्चों, सो एन विल बिकम एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहां से एन का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, और इस एन का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। नाउ पुटिंग दिस इन 2 वी हैव जरा देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 में एन का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, एम का वैल्यू हम लोग अगर पुट करेंगे बच्चों, एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नॉट कॉस थीटा बच्चों, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ तक हम लोग ने इक्वेशन को लेके आए बच्चों। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ बच्चों। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा देख सकते हैं बच्चों, इस साइड का ये m और m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये v मैक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। सो v मैक्स स्क्वायर मैं ले रहा हूँ, इस r को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें r g इंटू जो ऊपर बचेगा बच्चों हमारा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये वी मैक्स का स्क्वायर हो गया बच्चों। और आप जानते हैं बच्चों, अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे हटा दूं तो एक स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, जिसमें यहाँ पे मिटा के कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड। आप साफ साफ देख रहे हैं, रेडियस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न ऑफ द रूट्स, एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी है ही, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, और साथ ही साथ एंगल ऑफ बैंकिंग भी है। अगर इसको और भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बच्चों, और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं थोड़ा सा, कैसे बच्चों, अंडर रूट आर जी, जरा देखिए बच्चों, ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दीजिए। अगर ऊपर नीचे आपने कॉस से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये कॉस चला जाएगा, म्यू बच जाएगा, प्लस साइन अपॉन कॉस tan थीटा, नीचे cos to 1 बच जाएगा माइनस म्यू साइन अपॉन कॉस tan थीटा। सो ऐसे भी आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। आप पाएंगे बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को याद रखते हैं तो आपको सारा इक्वेशन मिल सकता है, सारे इक्वेशन मिल सकते हैं। कौन सा सारा इक्वेशन मतलब सर, वो दोनों इक्वेशन, बाय फ्रिक्शन ऑफ रोड्स एंड बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। कैसे, अगर इसी इक्वेशन में अगर हम मान लें सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ बाय फ्रिक्शन ऑफ रोड्स है, यानी बैंकिंग नहीं है,
रोड बैंक नहीं है, इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, जीरो है। पुट कीजिए, एंगल ऑफ बैंकिंग जीरो होगा तो tan जीरो का वैल्यू जीरो, tan जीरो का वैल्यू जीरो, म्यू वन ऑफ अंडर रूट म्यू आर जी इक्वेशन आ जाएगा। वही इक्वेशन वहां पे आया था मैक्सिमम स्पीड का। बैंकिंग ऑफ रोड्स हो, फ्रिक्शन नहीं हो, तो फ्रिक्शन नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा, एंड म्यू प्लस tan थीटा आर जी tan थीटा दोनों इक्वेशन मिल गया। तो सर इसी इक्वेशन को डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों? इस इक्वेशन को पढ़ने के लिए आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सीखना है एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो बेसिकली वो दो टॉपिक्स हम लोग कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं। मुद्दा तो यही है कि हमें यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि अगर कोई रफ बैंक रोड है तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड फॉर द सेफ टर्निंग विदाउट स्लाइडिंग, वो ये होगा बच्चों अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। आप यहाँ थीटा वैल्यू करके आप फ्रिक्शन का वैल्यू जो भी हो, इससे फ्रिक्शन आपको एक कंट्रोलेबिलिटी दे रहा है एंड थीटा का वैल्यू आप मैक्सिमम है, यानी कि इससे कम हो सकता है बच्चों, है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है सेफ टर्न के लिए। और थीटा का वैल्यू अलग अलग लेके आप टर्निंग स्पीड का लिमिट भी आप जितना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।